हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, विज्ञान सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिकी, रसायन, जैविक विज्ञान। इसमें हम पूछ लेता है कि भौतिकी के जनक कौन थे, तो क्या न्यूटन, रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के अरस्तु। भौतिकी के अंतर्गत हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इतना हमारा हो गया। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक घटना। इसमें हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और विमा। तो उसमें भौतिक राशियाँ, सभी मापने योग्य राशियों को हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, इसको हम माप सकते हैं ना, तो ये सब हमारी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियाँ। अलग अलग भौतिक राशियों को मापने का अलग अलग पैमाना होता है। जैसे क्या, द्रव्यमान को नापने के लिए हमको क्या केजी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, लंबाई को मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर का होगा, समय को मापने के लिए हमारा सेकंड, मिनट इत्यादि होगा। ठीक है, हर पैमाने की एक इकाई होती है। ठीक है, अब परिमाण देखिए, इसमें एक और देता है, परिमाण किसे कहते हैं, तो जो संख्यात्मक मान होता है उसे परिमाण कहते हैं। जैसे लिखा है Q बराबर यानी यू, जहाँ Q हमारी एक भौतिक राशि है, यानी हमारा परिमाण है। ठीक है, तो अगर हम देखें Q, अगर हम मान लीजिए कोई लंबाई ले लेते हैं, तो Q बराबर लंबाई का अगर हम देखें तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परिमाण। मीटर क्या हो जाएगा, हमारी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, इसको मापने की बहुत सारी पद्धतियां हैं। जैसे हमारा क्या, सीजीएस पद्धति में हमारा देखिए, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड। ये कहाँ की पद्धति है, फ्रांस की। एफपीएस फुट, पाउंड, सेकंड, ये ब्रिटिश पद्धति है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सबसे उपयोगी और व्यवहारिक पद्धति है। ठीक है, एसआई पद्धति, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको कहते हैं। ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970 से। तो ये सब हमारी क्या है, मापने की पद्धतियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। हमारी मूल राशियाँ कितनी हैं, 7। व्युत्पन्न राशियाँ, ये सब वेग, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब हमारी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ हमारी कितनी हैं, 2। क्या, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। ठीक है, अब फिर अपनी मूल राशियाँ हम देख लेते हैं जो 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इसका इकाई मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। तो इसको आप लोग ये देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। देखिए, ज्योति का कैंडल जलाएंगे तभी तो ज्योति आएगी। हम क्या, ज्योति से मतलब कैंडल से ज्योति जलाएंगे। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का कैंडल, पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, अब देख लेते हैं सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। ठीक है, ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा प्लस परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ क्या है, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, ये सब हमारी क्या है, सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या है, समय, दूरी, चाल, तापमान, ये सब अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, कुछ हम इंपॉर्टेंट फार्मूले देते हैं जिस पर डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे क्या, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, बल बराबर द्रव्यमान गुणे तरफ या बराबर एम में, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, इसको P बराबर हम कहते हैं W/T, और औसत चाल उसके बाद 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, v1 पहली चाल, दूसरी चाल बटे दोनों का योग। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चलिए फिर अगला स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बस लगेगा। ठीक है, देखिए, हमारे एग्जाम में कुछ हमारे मापने वाले यंत्र पूछ लेते हैं, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र, हाइड्रोमीटर। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र, हाइड्रोमीटर। आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइग्रोमीटर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। क्या, अगर घनत्व मापना रहेगा तो हाइड्रोमीटर, आर्द्रता मापना होगा तो हाइग्रो, यहाँ पे जी लगेगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर, उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारित करने वाला एक्टियोमीटर। ठीक है, द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, समुद्र की गहराई फैथोमीटर, उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, सूर्य किरणों की तीव्रता निर्धारित करने वाला एक्टियोमीटर। भूकंप हम किस पैमाने पर मापते हैं, रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। वायु दाब बैरोमीटर पे,
और तापमापी को हम थर्मोमीटर से मापते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए फिर हमारा अगला चैप्टर है ऊष्मा। ऊष्मा में देख लीजिए हमारा ये अगर एक फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, जहाँ C हमारा सेल्सियस होता है, F फ़ारेनहाइट होता है और K केल्विन होता है। तो इसमें हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे C का मान दे देगा तो अगर सेल्सियस का मान दे देगा उसका फ़ारेनहाइट का मान पूछ लेगा, फ़ारेनहाइट का मान दे देगा, केल्विन का मान पूछ लेगा, केल्विन का मान दे देगा, सेंटीग्रेड का मान पूछ लेगा। तो इस फार्मूले को आप लोग याद करिए, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे एग्जाम में तो ये क्वेश्चन डन रहता है, इससे पूछ लेता है। ठीक है, अब देखिए परम ताप किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछ लेता है। तो केल्विन पैमाने पर मापा गया ताप क्या कहलाता है, परम ताप कहलाता है। इसका मान परम ताप का मान कोई पूछे कितना होता है तो कितना होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिए एग्जाम में ये भी पूछ लेता है केल्विन और सेंटीग्रेड में क्या संबंध है, तो केल्विन बराबर 273 + C। अगर सेंटीग्रेड का मान दिया है, मान लीजिए लिखा है 20 सेंटीग्रेड, ठीक है, और पूछा इसका केल्विन में माप क्या होगा, तो 273 में हम क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे। मान लीजिए हमारा 100 सेंटीग्रेड दिया है, अगर हमसे पूछे इस केल्विन में इसका मान क्या होगा तो हम क्या करेंगे, केल्विन का मान निकालने के लिए 273 और प्लस उसी में 100 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 373। तो 100 सेंटीग्रेड तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, 100 सेंटीग्रेड बराबर कितना 373 केल्विन हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए फिर हमारा होता है उष्मा का संचरण कैसे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हमेशा। जैसे मान लीजिए कहीं गर्म कोई चीज़ गर्म है, मान लीजिए यहाँ पे गर्म गिलास है, ठीक है, तो अगर गर्म गिलास में हम एक गिलास है उसमें गर्म पानी है हम रखते हैं तो धीरे धीरे ये क्या रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमारा उष्मा जो ये गर्म गिलास मतलब जो गिलास में गर्म पानी था ये हमारे पूरे मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये होगा। ठीक है, तो क्या उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बढ़ता है। ठीक है, और देखिए उष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, एक चालन, संवहन, विकिरण, 3 होता है, 1 2 3। एग्जाम में आ जाता है हमारा कि उष्मा का संचरण कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से। अब देखिए ठोस से ऊर्जा का संचरण, अगर ठोस में होगा ऊर्जा का संचरण तो चालन विधि से होगा, संवहन में तरल पदार्थ में संवहन से होता है, विकिरण उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना माध्यम के अगर होता है तो विकिरण, बिना माध्यम के अगर होगा तो विकिरण, तरल पदार्थ में होगा तो संवहन, ठोस में होगा तो चालन। ठीक है, ऊर्जा देखिए इसमें क्या होता है, ऊर्जा एक दूसरे को पास करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं, मान लीजिए 10 बच्चे एक लाइन में खड़े हुए, यहाँ से पहले बच्चे को हम कोई सामान देते हैं तो वह दूसरे बच्चे को देता है, दूसरा तीसरे को, ऐसे ऐसे करते 10वें के पास पहुँच जाए। लेकिन तो ये दोनों ये सब अपना स्थान ना छोड़े, केवल ये लोग सामान को ट्रांसफर करें तो क्या होगा ठोस में ऊर्जा का संचरण, बस इसी को चालन विधि कहते हैं। ठीक है, लेकिन तरल पदार्थ में मान लीजिए ये खुद ही जाके यहाँ तक पहुँचाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, संवहन कहलाता है। ठीक है, और ये बिना किसी माध्यम के होता तो विकिरण कहलाता। देख लीजिए मान लीजिए ये देखिए ये हमारा आग जल रहा है, ठीक है, और ये देखिए हमारा कोई पैन है, ठीक है, और पैन में एक डंडी लगा हुआ है। तो देखिए जब ये देखिए पहले यहाँ जब आग लगता है तो क्या ये पैन गर्म होता है, पैन से धीरे धीरे इसके हाथ का ये भी गर्म हो जाता है, तो ये क्या चालन होगा। क्या यहाँ का ये पार्ट उठ के यहाँ पे गया, नहीं, तो धीरे धीरे एक पार्टिकल गर्म हुआ, दूसरा पार्टिकल उससे गर्म हुआ, धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाता है, तो ये चालन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो रखा पानी या फिर कुछ चीज़ है जो देखिए ये नीचे तो गर्म हो रहा है, लेकिन तो देखिए नीचे का पानी ऊपर जाता है, ऊपर का नीचे आता है, ऐसे ऐसे पूरा गर्म हो जाता है, तो ये संवहन है। विकिरण जो यहाँ से आग निकल रही है ये क्या कहलाता है, विकिरण। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा है प्रकाश। प्रकाश दीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं पूछ लेता है कभी कभी। तो दीप्त क्या है, जैसे तारे, टार्च, बल्ब, जिसमें क्या जो जलता हो क्या कहलाता है, तारे, टार्च, बल्ब इत्यादि दीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं जिसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता, जैसे ग्रह, उपग्रह, मेज, घर, ये सब क्या हो जाएगा, हमारी अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। अब देखिए एक होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। और चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी रहता है। अब देखिए ग्रहण किस पे लगता है, देखिए यहाँ पे अगर जब हमको सूर्य दिखाई नहीं देता, बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण लग गया मतलब सूर्य दिख नहीं रहा है। और चंद्र ग्रहण में देखिए क्या होता है कि पृथ्वी बीच में आ जाती है और ये जो सूर्य का रोशनी होता है ये चंद्रमा पे नहीं पहुँच पाता है, तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण। देखिए जब पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाता सूर्य की रोशनी तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अब देखिए फिर दर्पण, चिकनी सतह चमकदार व परावर्तक होता है तो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है।
दर्पण 3 प्रकार का होता है, एक समतल दर्पण और फिर उसके बाद गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसे पूछे तो समतल दर्पण, एक गोली दर्पण। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब देखिए समतल दर्पण देख लेते हैं। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। अब देखिए अगर हमको कोई प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, अगर मान लो हमको अपना प्रतिबिंब मतलब शीशे में देखना है तो हमको उसका आधा अगर हम शीशा लेंगे तो हमारा पूरा उसमें दिख जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई समतल शीशा, देखिए ये भी पूछ लेता है, अगर कोई समतल दर्पण है, अगर हम उसकी तरफ v वेग से आ रहे हैं तो उसमें का जो रहेगा वो किस वेग से आएगा, 2v वेग से आएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए और एक चीज़ और होता है, इसमें काल्पनिक, हमेशा एग्जाम में पूछता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक बनता है और पार्श्व उल्टा, अर्थात जो हमारा लेफ्ट हैंड रहेगा वो राइट दिखाएगा, जो राइट रहेगा वो लेफ्ट दिखाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, दो समतलों के बीच, अगर हम दो समतलों के बीच अगर कोई वस्तु मतलब रखें तो उसका कितना चित्र बनेगा, तो n बराबर 360/θ, जितने कोण पे हम रखेंगे उसको नीचे रखेंगे, उसमें 360 से भाग कर देंगे तो हमारा टोटल कितना प्रतिबिंब बनेगा ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं गोली दर्पण। 1 मिनट, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हमारा कैसा होता है, अभिसारी होता है। देखिए ये है हमारा अवतल दर्पण, इसके हमारे बाहरी तरफ क्या होता है, लेप होता है, ठीक है। और जब इस पे देखिए यहाँ से कोई किरण अगर होती है तो फिर ये सब यहीं से परावर्तित होकर अंदर की तरफ ही आती है, तो ये अभिसारी होता है, ठीक है। इसकी किरणें फैलती नहीं है, तो ये अवतल दर्पण की किरणें क्या होती है, फैलती नहीं है। अब देखिए ये है उत्तल दर्पण, इसका कहाँ, अंदर की तरफ से इसका लेप लगा रहता है, तो देखिए इस पे जो किरणें पड़ती हैं तो ये फैलती हैं, तो इसको अपसारी, फैलना होता है अपसारी और सिकुड़ना होता है अभिसारी। तो अवतल दर्पण हमारा अभिसारी और उत्तल दर्पण हमारा अपसारी। अब देखिए हमेशा इसमें देखिए पूछ लेता है अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी, और देखिए वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, इसमें दोनों बनता है, बड़ा छोटा बराबर तीनों आकार का इसमें बनता है हमारा प्रतिबिंब। और ये इसका प्रयोग कौन करते हैं, आँख के डॉक्टर, दांत कान के डॉक्टर, दाढ़ी बनाने वाले, ये सब किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण, अब देखिए उत्तल दर्पण ये कैसा होता है, अपसारी, ये क्या होता है, किरणों को फैला देता है, तो इसमें हमेशा क्या कैसा चित्र बनेगा, आभासी। उत्तल दर्पण में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, हमेशा क्या बनता है, आभासी, हमेशा क्या बनेगा, सीधा और वस्तु से छोटा। क्या आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और इसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि इसकी सारी किरणें आके यहाँ पे ही इकट्ठा हो जाती हैं, और इसका क्या होता है, फैलता है, तो ये इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे गाड़ियों के साइड शीशा, अब देखिए गाड़ियों में जो साइड शीशा लगा होता है वो क्या, मान लीजिए गाड़ी यहाँ पे जा रहा है तो पीछे के लोगों को देखने के लिए इकट्ठा जितनी सारी गाड़ियाँ हैं पीछे देखने के लिए, तो क्या करेगा, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो उतने छोटे शीशे में ये सबको पूरा बड़े का पूरा साइज का पूरा छोटे में दिखा देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, छोटे को बड़ा में दिखाता है। जैसे हमारे जो आँख के डॉक्टर होंगे, दांत के डॉक्टर होंगे, कान के, मान लीजिए कान में देखना है तो क्या करेगा, जो कान छोटा सा है उसको ये बड़े क्षेत्र में दिखाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े चीज को पूरा लाके छोटे में इकट्ठा पूरा दिखा देता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा एक साथ दिखा देता है, ठीक है। और अवतल लेंस का, अब देखिए इसमें फिर ये पूछ लेता है किस लेंस का प्रयोग किस दोष के लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष और उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष। इसको याद करने का ट्रिक बताए, देखिए 1 2 3 नंबर है, इसमें 1 2 3 4 है, तो अगर अवतल होगा तो उससे एक जस्ट होता निकट होगा, इसमें उत्तल होगा तो देखिए इसमें 1 2 3 है तो दूर। ऐसे थोड़ा याद करेंगे तो एग्जाम में, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कितना भी पढ़े रहो। तो देखिए अवतल का निकट, इसमें देखिए इसमें 4 वर्ड है तो इसमें 3 होगा निकट, उत्तल इसमें 3 है तो इसका एक छोटा हो जाएगा दूर। समझ में आ गया। और निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि इसमें हमें निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं, सॉरी इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अब प्रकाश का, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़े, अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन, देखिए अगर एक विरल माध्यम है और एक सघन माध्यम है। विरल माध्यम मान लीजिए ये वायु है और यहाँ पे मान लीजिए सघन माध्यम अगर हमारे मान लीजिए कांच है, तो इसमें अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो इसको कहते हैं अभिलंब। तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ
झुक जाता है। और अगर सघन माध्यम है और नीचे विरल माध्यम है, तो अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या कहता है, अभिलंब से दूर, ये अभिलंब से थोड़ा दूर भाग जाता है। ठीक है, एग्जाम में हमारे ऐसे दे देगा माध्यम वायु दे देगा, पूछेगा कि मान लीजिए एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसका किरण क्या होगा, तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अगर ये सघन से विरल में जाएगा तो क्या उससे दूर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन के कारण कौन कौन सा घटनाएं होता है, तो तारों का टिमटिमाना, पानी में डूबी क्षण का तिरछी दिखाई देना, ये सब प्रकाश की अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रेगिस्तान में मरीचिका, हीरे का चमकना। रेगिस्तान में मरीचिका का अर्थ होता है जो पानी, हमको दूर चलते हैं, देखिए कभी कभी सड़क पे होता है ना कि हमको लगता है कि अभी आगे पानी है, लेकिन तो जाने पर वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, तो उसी को कहते हैं रेगिस्तान में मरीचिका होता है। हीरे का चमकना, एक ये सब क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, जैसे सूर्य का लाल दिखाई पड़ना सुबह शाम में, आसमान का नीला दिखाई पड़ना, समुद्र के पानी का नीला दिखना, आसमान वो अंतरिक्ष में आसमान का काला दिखाई पड़ना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन के कारण क्या, लाल नीला इत्यादि दिखाई देता है। ठीक है, ये प्राथमिक रंग, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मैं भी बताती हूँ उसको। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और होता है, जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है वो काला होता है, और जो किसी रंग को अवशोषित नहीं करता है वो हमारा सफेद होता है। फिर अगला चैप्टर हमारा क्या है, ध्वनि, आवृत्ति एंड आयाम। क्या आवृत्ति एंड आयाम इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आवृत्ति समझते हैं, एक सेकंड में जितना कंपन होता है वह हमारा आवृत्ति कहलाता है। और कंपन करते हुए कण का अधिकतम विस्थापन, मतलब कंपन कर रहा है कण और कितना अधिकतम विस्थापन कर रहा है वह क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। ठीक है, आवृत्ति बराबर 1/t है। ठीक है, आवृत्ति काल जितना मतलब n बराबर 1/t होता है। ठीक है, और ध्वनि के लक्षण, अब देख ले, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, आयाम ज़्यादा हो तो तीव्रता ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ध्वनि के लक्षण में देखिए, ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं, अभी बताए हैं डेसिबल में मापते हैं, आयाम जितना ज़्यादा होगा तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए ध्वनि और डेसिबल ये हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि कितनी ध्वनि हम सुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सामान्य बातचीत कितना होता है, 30 से 40 डेसिबल तक, उच्च आवाज़ 50 से 60 डेसिबल, जेट विमान 140 से 150 डेसिबल, अकर्डी ध्वनि जिसको हम सुन नहीं सकते वो 80 डेसिबल, मतलब अकर्डी ध्वनि मतलब सुन तो सकते हैं लेकिन तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो 80 डेसिबल। और ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में कौन, अगर 80 से 90 डेसिबल के बीच में है तो ये हमारे ध्वनि प्रदूषण में आ जाता है। ठीक है, और प्रकाश हमारा कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ, अभी इसको हम आगे समझाएंगे कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। देखिए प्र से प्रकाश, अब प्र इसमें आ रहा है तो अनुप्रस्थ प्रकाश। ठीक है, और ध्वनि हमारा कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य है, और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ। इसी प्र से प्रकाश को रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए WHO द्वारा सुरक्षित कितना माना गया है, 45 डेसिबल तक अगर कहीं ध्वनि हो रहा है तो ये क्या है, सुरक्षित है। लेकिन तो अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो ध्वनि प्रदूषण में 80 से 90 डेसिबल तक आ जाता है। ठीक है, और एक एग्जाम में और पूछ लेता है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। अब देखिए ध्वनि तरंगों का आवृत्ति, देखिए इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, श्रव्य होता है, अपश्रव्य, प्राश्रव्य, 3 प्रकार की आवृत्तियां होती हैं, श्रव्य, अपश्रव्य, प्राश्रव्य। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम क्या मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, अपश्रव्य 20,000 HZ से कम जितना भी अगर होता है तो ये क्या अपश्रव्य होगा। प्राश्रव्य अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो क्या होगा, ये हमारा प्राश्रव्य होगा। श्रव्य हम क्या सुन सकते हैं, मनुष्य क्या सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, और अगर 20,000 हर्ट्ज से कम है तो क्या ये हम नहीं सुन पाएंगे, ये क्या कौन सा हो गया, अपश्रव्य हो गया, जैसे दिल की धड़कन। प्राश्रव्य अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो क्या ये हम इसको नहीं सुन पाएंगे, ये क्या होगा, पराश्रव्य होगा। इसको कौन सुनता है, चमगादड़, डॉल्फिन इत्यादि ये सब क्या सुन सकते हैं उसको। ठीक है, कितना श्रव्य, अपश्रव्य, प्राश्रव्य, समझ में आ गया। वायु में ध्वनि की चाल पूछ लेता है तो कितना, 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, न्यूटन के 3 नियम हैं, जड़त्व का नियम और यह बराबर यम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व का नियम, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगी, चल रही है तो चलती अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यह बराबर एम में क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, अगर हम किसी की तरफ जितना बल लगाते हैं वह भी हमारी तरफ उतना ही बल लगाता है। ध्वनि तरंग द्वारा चलती है। ध्वनि किसके द्वारा चलती है, तरंगों द्वारा चलती है। ध्वनि तरंग कितने प्रकार, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, 2 प्रकार का। अभी हम आपको आगे बताया ना, कण तरंग की दिशा के लंबवत, अगर तरंग दिशा के लंबवत है, तरंग की दिशा के लंबवत है तो क्या होगा, ये अनुप्रस्थ तरंग होगा। अगर कण तरंग के चलने की दिशा में ही है, जो मान लीजिए ये तरंग चल रहा है और कण भी उसी दिशा में चल रहा है तो क्या होगा, अनुदैर्ध्य होगा। और अगर कण तरंग की दिशा के लंबवत चल रहा है तो क्या होगा, अनुप्रस्थ होगा। तो देखिए अनुप्रस्थ हमारा प्रकाश होता है, अनुप्रस्थ तरंग
क्योंकि देखिए प्र से प्रकाश, प्र से इसे रिलेट कर लीजिएगा। ऑन द अर्थ हमारा क्या होता है, ध्वनि होता है, ठीक है। अब देखिए गति के कुछ उसका अगला चैप्टर हमारा गति है। गति में कितने नियम दिए हैं, 3। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमारा क्या होगा, अंतिम वेग होगा। u हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। t हमारा समय होगा। यस हमारा विस्थापन होगा, ठीक है। अगर कोई वस्तु कहीं से, देखिए अगर कोई वस्तु मतलब चलना प्रारंभ की है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, तुरंत 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, लाइट ऑफ हो गया। चलिए ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं इसमें। उसके बाद पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करती है, आप लोग को पता है, क्योंकि हमारे वहाँ क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी में, ठीक है। और ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं, अगर हम देखिए अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो गुरुत्वाकर्षण का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और गुरुत्वीय त्वरण का मान ये पूछ लेता है कि न्यूनतम कब होता है, भूमध्य रेखा पर, अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर। न्यूनतम कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर, ठीक है। अब अगला देखते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। पर अब देखिए इसमें गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 गोले हैं तो दोनों अपने आप को एक दूसरे की ओर खींचेंगे, ठीक है। तो ये होता है F अनुक्रमानुपाती m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो F बराबर अनुक्रमानुपाती को जब हटाते हैं तो G एक नियतांक लगाते हैं, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहाँ G हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। G का मान 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हमारा पूछ ले स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध तो क्या होता है, GM बटे आर स्क्वायर, क्या होता है, GM बटे आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। लाइट ऑफ हो गया है थोड़ा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, इसको कहते हैं W बराबर FS। कभी कभी इस पे हमारा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। और गतिज ऊर्जा क्या होगा, जैसे बंदूक से छूटी गोली, कोई चीज़ चल रही है तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो mgh। m क्या है, हमारा द्रव्यमान है। जी हमारा क्या है, ये जी बराबर 9.8 जो, और एच बराबर हमारी ऊंचाई हो गया, ठीक है। सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, और इसको P बराबर W/T कहते हैं, जूल पर सेकेंड। और देखिए एग्जाम में ये पूछ लेता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 पे घाते 6, 3.6 गुणे 10 पे घाते 6 जूल। किसके, एक किलोवाट घंटा बराबर एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। फिर हमारा अगला चैप्टर आ जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे में देख लीजिए गामा तरंग होती है, एक्स पराबैंगनी, फिर देखिए ये दृश्य नहीं होता, ये अभी हम समझाने के लिए लिखे हैं। औरक्त, माइक्रोवेव, उसको लघु तरंगे कहते हैं, और दीर्घ तरंगे या फिर रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे और लघु रेडियो तरंगे, फिर औरक्त किरणें, फिर इधर से अगर ऐसे शुरू करते हैं, गामा एक्स पराबैंगनी, फिर औरक्त, फिर लघु, फिर दीर्घ। तो देखिए ऐसे हम इसको एक बढ़ते क्रम में हम याद कर लेंगे, गामा एक्स पराबैंगनी। फिर यहाँ पे हम दृश्य अगर देखिए जो हमको दिखता है, ठीक है, जो हमको दृश्यमान तरंगे होती हैं उसको हम बीच में रखते हैं, फिर औरक्त